नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः पढ़ाई 360 परिवार में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर संजय शर्मा एक बार पुनः आप सभी का डेली शाम की 6 बजे की क्लास में दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, शाम के 6 बज चुके हैं, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। विनोद जी भैया राम नमस्कार, नैन्सी प्रणाम, सरोज कुमारी गुड इवनिंग, सुनीता रानी राधे राधे, गायत्री राधे राधे, कुलदीप जी वेलकम, स्वागत। चलिए एक बार सभी प्यारे मित्र, प्यारे बच्चे एक बार क्लास को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी सब लोग भी हमारी क्लास में लाइव आ सकें। तो जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट कर दीजिएगा, वक्त लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास में बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, निश्चित तौर पर डेली हम लोग हमारी ऐप पढ़ाई 360 है, ठीक है, और पढ़ाई 360 की एप्लीकेशन पर बहुत सारे बच्चों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, फ्री कोर्स में जाकर के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। आपको तीनों ग्रेड्स के और थर्ड ग्रेड प्री और मेंस दोनों के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जिन भी प्यारे विद्यार्थियों को पढ़ना है हमारे साथ जुड़कर, उसके साथ साथ साइकोलॉजी का लाइव बैच उपलब्ध है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। साइकोलॉजी का लाइव बैच उपलब्ध है, ठीक है, मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, बस और कुछ नहीं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, बताइए निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, गजब का क्वेश्चन है। क्लास को एक बार मेरे सभी मित्र, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे प्यारे भावी शिक्षक, क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों, मित्रों, पढ़ने वालों, रिश्तेदारों और भाई बहनों तक। अगर आप किसी का गलती से भला करना चाहते हैं, मतलब गलती से नहीं करना चाहिए, भला तो पूरी शिद्दत से करना चाहिए, है ना, और शिद्दत से अगर करना चाहते हैं तो आप क्लास को जरूर शेयर कर दें। आकर्षण बेटा, विष्णु रोहाड़ा, सरोज, पूर्ति वेलकम, सुनीता कुमारी वेरी गुड इवनिंग माय डियर, स्वागत, अभिनंदन। क्लास को अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है दैट्स वेरी रॉन्ग। नेहा वेलकम, स्वागत। चलिए तो सी आंसर आ रहा है, पूर्ति का डी आ रहा है। आप अपना अपना आंसर्स दे रहे हैं। नेहा जी, जय श्री श्याम। बी भी आ रहा है हमारे आकर्षण का। देखिए, बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? प्राक टोली की आयु, अनुकरण की आयु, सवाल करने की आयु और खिलौनों की आयु। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, बचपन का मतलब हो गया चाइल्डहुड स्टेज, और चाइल्डहुड यानी बचपन, बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? सवाल करने की आयु हो सकती है ना, लेकिन खिलौनों की आयु बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये शैशवावस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है बेटा? शैशवावस्था की विशेषता है खिलौनों की आयु। बाकी सारी चीजें, सवाल करना यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। मेघवाल जी वेलकम बेटा, स्वागत। विनोद जाट राजस्थान, धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन मेरे प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, प्यारे प्यारे भावी टीचर्स का, नेक्स्ट टीचर्स का दिल से अभिवादन पुनः पढ़ाई 360 परिवार में। चलिए अगला प्रश्न, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास का, नैतिक विकास का, सांवेगिक विकास का, या फिर संज्ञानात्मक विकास का? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन सबसे सरल प्रश्न आज के सेशन का, आज की सीरीज का हमारा सबसे सरल क्वेश्चन है। मेरे प्रिय मित्रों, जिन भी प्यारे बच्चों को पढ़ाई 360 पर किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पर एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो इसी बात पर एक बार आप सभी मित्रगण, सभी दोस्तगण, सभी प्रिय शिक्षकगण क्लास को पूरी शिद्दत से, दिलो जान से
शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों मित्रों और सोशल मीडिया हैंडल्स पर। भाषा विकास की बात नॉम चॉम्स्की करते हैं। भाषा विकास, इसे इन्होंने भाषा अर्जन तंत्र भी कहा है। क्या कहा है बेटा? भाषा अर्जन तंत्र भी कहा है। ये इसे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा है। इसी सिद्धांत को याद रखने की बात है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। इसी सिद्धांत को LAD भी कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी इसे ही दिया गया है। हाँ बिल्कुल आया था, 100% ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहलबर्ग को पढ़ा जाता है। किसको मेरे दोस्त? कोहलबर्ग को पढ़ा जाता है। संवेगिक विकास की बात करते हैं तो संवेगात्मक विकास के संदर्भ में हम लोग बहुत सारे मनोविज्ञानियों को पढ़ते हैं, है ना। खासकर मैकडूगल को पढ़ते हैं हम लोग। किसको पढ़ते हैं? मैकडूगल को पढ़ते हैं। उसके अलावा संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे को पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये सारे ध्यान रखने चाहिए और आंसर इस प्रश्न का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ बेटा क्या होगा? हाँ बिल्कुल विनोद जी, उन्होंने भी दिया है। और मैकडूगल की बात हम मूल प्रवृत्तियों के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए व्हाट अबाउट द राइट आंसर? अंजलि शर्मा, राधे राधे बेटा। वंदना मिश्रा, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्रिय मित्रों, प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। पूर्ति का बी है, सरोज का बी है, अंजलि का बी है, कुलदीप का डी है, आकर्षण का बी है। ओके ओके ओके। और देखो भाई, आंसर होगा स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? भाई एक बात बताओ, शरीर में बैलेंस वाली सिचुएशन, हाँ देखिएगा, शरीर में बैलेंस वाली सिचुएशन तो होती नहीं है ना। दो प्रकार की समान स्थितियां होती हैं, है ना, जिसे सम स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सम स्थिति कहा जाता है। संतुलन शरीर में नहीं होता है ना। इस प्रकार की स्थिर अवस्था शरीर में नहीं पाई जाती है। ये हम मशीनी कार्यों के लिए इसको सबसे ज्यादा याद करते हैं या फिर हम इसको पढ़ते हैं। श्रवण भैया वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। उन्हें आपके परिवार पढ़ाई 360 में। बढ़ावा देना होगा नहीं और प्रेरणा बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए दो अवस्थाओं में अगर आप बैलेंस थोड़ी बनेगा, दो स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए आप उस स्थिति में एक जैसा, यानी उस स्थिति में एक जैसा समान आप क्रियाकलाप करोगे, व्यवस्था करोगे, तब जाकर स्थिति स्थिर बनेगी। अदरवाइज कैसे बनेगी? संभव नहीं है। आंसर ए हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा बेस्ट आंसर? स्नेहा जी वेलकम, अभिनंदन। पढ़ाई 360 परिवार में मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आना शुरू हो गई है ना। RAS की वैकेंसी आउट हो चुकी है और अब बाकी आपकी बारी है। ज्योति वेलकम, राधे राधे। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों के लिए टीचर्स ग्रेड की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, बहुत जल्दी। ठीक है, इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो और प्रैक्टिस करना धुआंधार शुरू कर दो। जो लोग मौसम के साथ चलेंगे वो लोग मौसम के आवेग में फंस जाएंगे और मौसम उनको बहा ले जाएगा। इसीलिए हमेशा ऐसे मत चलो। ठीक है, बताओ बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है ना। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार? वातावरण के अनुसार, सामाजिकता के अनुसार, जैविक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार।
कौन बताएगा इसका बेस्ट उत्तर? सरोज ने ए दिया है, स्नेहा ने सी दिया है, वंदना सी दे रही है, ज्योति सी दे रही है। जी हाँ स्नेहा जी, बिल्कुल। जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं करते हैं ना, वो लोग हार जाते हैं जंग। क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया भर की लाइब्रेरीज आजकल 24 घंटे ओपन होने लगी हैं। लोग, बच्चे रात को भी पढ़ते हैं। यार कितना खतरनाक पढ़ रहे हैं। और आप जब वैकेंसी आती है तब पढ़ते हैं, मौसम के हिसाब से करवट बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप जंग हार जाएंगे। ठीक है ना, जंग हार जाएंगे निश्चित तौर पर। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों, आपको अभी से एक लंबा समय अपनी स्टडी को देना चाहिए, प्रैक्टिस को देना चाहिए। थ्योरी क्लासेज पढ़नी चाहिए, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, निश्चित रूप से सफलता के हकदार वही होते हैं और सफलता भी वही प्राप्त करते हैं। चलिए बताइए बेटा, आंसर जैविक हो जाएगा। क्यों भाई, एक बात बताओ। पहले से, ये कहते हैं पहले से ही व्यवस्थित की बात करते हैं। तो बाल विकास शरीर के अंदर, अंदर का मतलब ही जैविक है, अंदर का मतलब ही जैविक है। ठीक है ना, विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली, पहले से ही व्यवस्थित प्रणाली की वकालत यार जैविक कॉन्सेप्ट में किया जाता है। किसमें बेटा? जैविक। ठीक है ना, याद रखना, गलती मत करना। एक बार पूरी दिलो जान से, शिद्दत से, ईमानदारी के साथ सेशन को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, है ना, अगर आप यूज करते हो। हाँ, सोशल एनवायरनमेंट एक अर्जित कारक है। वेरी एक्सीलेंट हिमांशु बेटा, स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग, दिल से स्वागत। बिल्कुल, ये सामाजिक, ये वातावरण, ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या हैं? सेम है। इसीलिए ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन, सेफर, जर्सील्ड, स्पेंसर, है ना, बताओ। शानदार प्रश्न है। नीतू गुप्ता जी, वेलकम, आपका अभिवादन, स्वागत पढ़ाई 360 परिवार में। मेरे प्रिय मित्र जो भी आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी लग रहा है। बी, स्नेहा, आकर्षण, सैफर, ओके। जब आप लाइव नहीं आते हो तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ओके, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार आप लोग जो करते हो। तो ऐसा कैसे संभव है कि हम लाइव नहीं आएंगे? हम जरूर आते हैं, हम जरूर आते हैं। बस कभी कभी कोई बहुत बड़ी विशेष प्रॉब्लम होती है या टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं, फिर तब हमें सॉरी कहना पड़ जाता है। अदरवाइज हम, नीतू बेटा, हम अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के इंसान हैं, है ना। बाकी तो खैर आप जानो, आपका काम जाने, बट हम अपने, चलिए एक बार क्लास को शेयर करो लेकिन इस बात पर आप। चलिए देख लेते हैं भाई, बात करते हैं। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। डार्विन कहते हैं, सैफर कहते हैं, जर्सील कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं। कौन कहते हैं ये बात? बेटा इस बात का संबंध सैफर से है। किससे मेरे बच्चों? सैफर इसका परफेक्ट आंसर होगा। कोटेशन है, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, वैलिडिएट नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह का अध्ययन। बताओ बेटा, कितना अच्छा प्रश्न है।
आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन आप करना चाहते हो तो कौन सी विधि वैध नहीं है? बताओ, आंसर आपको देना चाहिए। और बहुत आसान क्वेश्चन है, और उसके बावजूद भी अगर आप गलत आंसर देते हैं देन दैट्स वेरी रॉन्ग। शिव गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग। हो, विनोद जी बोल रहे हैं काल थेमी आया कोनी तो सर हमारी हचकी को नहीं रुकी। आप ही ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल टाइम पर आते हैं। एनसी ओके। रवि प्रणाम भैया। रवि भैया बड़े दिनों बाद आए हो हमारे, है ना? गलत बात है, डेली पढ़ा करो, रेगुलर पढ़ा करो। चलो बताओ, हमने आपको बताया कोई विशेष 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 चीज होती है तो गड़बड़ होती है, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अरे एक बात बताओ, निश्चित रूप से बता दो। देखो, आनुवंशिकता की भूमिका का आप अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है? तो यहां पर जुड़वा बच्चे हैं तो आनुवंशिकता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभिभावक में माता पिता और बालक आ गया तो इसमें भी आनुवंशिकता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दत्तक ग्रहण अध्ययन की अगर हम बात करें तो यहां पर एडॉप्शन स्टडी। मुझे एक बात बताओ, यहां विशेष क्वेश्चन है ये, है ना? जब बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है या दूसरों के बच्चों को लिया जाता है तो वहां पर आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए विधि क्या ये वैध होगी? और फिर समवयस्क समूह, पीयर ग्रुप स्टडी। प्यारे बच्चों देखो, यहां पर भी निश्चित तौर पर आनुवंशिकता की भूमिका होती है, ठीक है ना? लेकिन समवयस्क में, यानी यहां पर तो दो बराबर के, यानी दो समवयस्क लोग होते हैं जो बराबर के होते हैं। दो अलग अलग फैमिलीज से भी हो सकते हैं, सेम फैमिली से भी हो सकते हैं। सेम से होंगे तो बात आनुवंशिकता की हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं लिखा ही नहीं होता कि सेम के ही होते हैं, ऐसा अक्सर नहीं होता। इसलिए ज्यादा बेस्ट आंसर डी माना जाएगा, ठीक है? और अगर डी विकल्प नहीं होता तो फिर हम सी करते थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल, स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। आसान सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्रिय मित्रों। क्लास को सभी विद्यार्थी एक बार अपनी अपने ग्रुप्स में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो, है ना? मैं लाइक के लिए तो कह नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि वो तो आप करते नहीं हो, ठीक है ना भाई? चलिए, तो बाकी लोग क्लास को जरूर शेयर कर दें, ओके? चलिए ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। क्लास को शेयर कर दो भाई। स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है ना? साइकोलॉजिकल टर्म पूछा है आपसे। विभा जी वेलकम। शिव का बी है, रवि का ए है, नीतू का सी, वंदना का डी, अंजलि का सी। प्यारे बच्चों, आपसे जब मनोवैज्ञानिक कारक पूछ लिया तो मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को पढ़ते हैं और संवेगात्मक अवस्थाओं को पढ़ते हैं। बाकी तो ये मनोवैज्ञानिक क्या, ये तो शारीरिक भी हो जाएगा, ये तो सामाजिक में चला जाएगा, जेंडर। परिपक्वता का स्तर केवल शारीरिक में चला जाएगा। विषय वस्तु की अवधारणा, अर्थपूर्णता की बात करें तो यहां पर सीखने को प्रभावित करने के संबंध में बालक मनोविज्ञान में भी सीखता है, मनोविज्ञान के बाहर भी सीखता है, यानी अपने घर में भी और घर के बाहर भी, ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। संतोष जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। अंजलि माय डियर, स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तर्क की कसौटी पर लेकर जाओ, थोड़ा सोचो, तर्क करो, विचार करो, कल्पना करो, चिंतन करो, मनन करो, फिर इनसा आंसर दो, ठीक है? विभा जी बिल्कुल, तो सी बेस्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे, आपको वैसे भी पता ही है, अच्छे से जानते ही हो, सीखने की बात करते हैं ना तो सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव अभिप्रेरणा का ही तो पड़ता है। आपको पता है, अभिप्रेरणा को सीखने का मुख्य चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य चालक कहते हैं, याद रखो, ठीक है ना? मुख्य चालक कहते हैं। सुरेश जांगड़ जी वेलकम, अभिनंदन, स्वागत आपका पढ़ाई 360 परिवार में, ठीक है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन।
जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और रेगुलर पढ़ें। क्या पढ़ें? रेगुलर पढ़ें। यस, वेलकम विनोद जी। बिल्कुल, स्किनर ने कहा था किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में डैश 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 मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। रंग का, संगठन का, कार्य का या विकृतियों का? बताओ। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है? बताइए। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन है। बताइए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वेरी मोस्ट एक्सीलेंट क्वेश्चन है ना? किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। क्या परिवर्तन दिखाई देता है? कान्हा की दीवानी। वाह, अभिवादन, आपका स्वागत है हमारी कान्हा की दीवानी का पढ़ाई 360 परिवार में। विकास कुलहरी, वेलकम आपका भी, अभिवादन आपका भी। देखिए प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ते हैं शैशवावस्था की, जब बात करते हैं ना, तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है। बाल्यावस्था में कितनी होती है? बाल्यावस्था में होती है 350। ठीक है। और फिर किशोर अवस्था में कितनी होती है? किशोर अवस्था में कितनी होती है? बताओ, किशोर अवस्था में कितनी होती है? 206। 206। तो यहां पर ये 206 होना, यहां पर ये आपस में क्या हो गई? संघटित हो गई। क्या हो गई? संघटित हो गई या संगठित हो गई। इसीलिए इसको यहां पर आकर के ये आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छा प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसका संबंध संगठन से हो जाएगा, कंपोजिशन से हो जाएगा, ना रंग से ना कार्य से। विकृतियां होंगी तो भैया वो तो विकलांग हो जाएंगे ना, सारा उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा खेल ही। ऐसा थोड़ी होता है किशोर विकृति होते हैं, नहीं, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो कि चेंजेस जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं किशोरों में, ये हम कह सकते हैं। किशोरों की रुचियों में निम्न में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? संतुलन, अस्थिरता, विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? बोलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, हड्डियों का विकृत होना, अनबैलेंस्ड होना। ठीक है, चलिए। ओके 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 ओके। सारे विद्यार्थियों ने अद्भुत आंसर नहीं दिया है, सिर्फ एक दो को छोड़कर। विशेष आंसर जो है ना, वो है केवल संतुलन। प्यारे बच्चों, अस्थिरता तो ये इनकी मुख्य विशेषता है। विस्तार, बिल्कुल आपको पता है किशोर अवस्था में क्या होता है? रुचियों का विस्तार होता है ना? अपने टेरेस पर खड़े होते हैं और नीचे से कोई निकल रही है कास, 10 मिनट बाद कोई दूसरी या दूसरा निकल रहा है, फिर कास। मतलब क्या है? इतनी सारी इच्छाओं का विस्तार होता है, इतनी भरपूर इच्छाएं होती हैं। लेकिन पता है आपको, संतुलन या समायोजन, संतुलन या समायोजन का अभाव होता है इनमें। समायोजन का अभाव पाया जाता है किशोर बालकों में। बाकी विशेषताएं तो इनकी होती है बेटा, निश्चित तौर पर, है ना? अनंत इच्छाएं होती हैं, इसलिए अस्थिरता होती है, विस्तार होता है, और मूल्य तो बदलते ही रहते हैं। मूल्य तो इनके बदलते ही रहते हैं, है ना? थोड़ी देर पहले कुछ और कह रहे थे, अब थोड़ी देर बाद कुछ नई इच्छा ने जन्म ले लिया, तो मूल्य तो इनके बदलते ही रहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसलिए समायोजन और संतुलन का इनमें अभाव पाया जाता है।
इसलिए बेस्ट आंसर ए ही होगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ये सत्य पढ़ो बेटा, सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करते हैं, नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते जाते हैं, नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते जाते हैं। बताओ कौन सा सत्य नहीं है? बताओ किशोरावस्था में नैतिक निर्णय कैसे होते हैं? सत्य कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। विकास कुलहरी जी, ये क्लास बिल्कुल डेली होती है शाम को 6 बजे, रोजाना शाम 6 बजे, है ना? शाम 6 बजे ये क्लास डेली होती है, रेगुलर होती है। जिस किसी प्यारे बच्चे को हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है तो उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जिसको भी करना है, जिसको नहीं करना है तेरा तुझको अर्पण। ठीक है बच्चे, चलिए आपने बी और डी आंसर दिया है, ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हाँ देखो, किशोर अवस्था की बात है, किशोर अवस्था के जो नैतिक निर्णय होते हैं वो उनमें से कौन सा सत्य नहीं है? नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं, यानी स्वकेंद्रित होते हैं, ऐसा कहना है। अंजना जी वेलकम, आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, तो नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं, नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करते हैं। नहीं, कम क्यों करते हैं? ये तो खूब सारे करते हैं, बी आंसर परफेक्ट होगा। बाकी तो सारे संज्ञानात्मक भी होते हैं, ज्यादा अमूर्त भी होते हैं, स्वकेंद्रित कम होते हैं, ये बात भी ठीक है। क्यों स्वकेंद्रित तो किस में होते हैं? स्वकेंद्रित का संबंध किस में होता है बेटा? स्वकेंद्रण का संबंध तो छोटे बालकों के लिए होता है, तो वास्तव में कम होते हैं, इसका मतलब बड़ों के लिए होते हैं। उल्टा इसका मीनिंग है ना, डिफरेंट मीनिंग है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो। और अमूर्त होते जाते हैं तो विशेषता है किशोरों की, निश्चित तौर पर। अगला प्रश्न देखो, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है? भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम, बीज कोष का नियम। बताओ कितना अच्छा नियम है, कितना अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बोलिएगा व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? बताओ भाई, फटाफट बता दो किसने सही उत्तर दिया है। सर लेडी सुपरवाइजर के लिए मैराथन लाएं प्लीज। 100% कल मैराथन क्लास ही होगी बेटा। नैन्सी आपकी कल मैराथन क्लास होगी 4 बजे, साइकोलॉजी विद संजय शर्मा यूट्यूब चैनल पर 4 बजे आप लोगों की मैराथन क्लास होगी। ओके डियर, 100%। ठीक है, आप बेफिक्र रहें और अच्छे यूनिट्स का डिस्कशन अपन करेंगे। आरती कुमारी जी वेलकम। चलिए मित्रों, बता दीजिएगा ए और सी और बी, 2-3 आंसर आ रहे हैं। देखो भाई, आपको पता है वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली? बेटा, एक तो होता है समानता का नियम, जहां पर प्रतिभाशाली जो माँ बाप होते हैं उनकी बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरी तरफ जो मंदबुद्धि माता पिता होते हैं उनके प्रतिभाशाली और संतान होती है। तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम होता है? प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिग्रेस। ठीक है ना, भिन्नता का नियम नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंस। जीव सांख्यिकी फ्रांसिस गाल्टन ने, बीज कोष बीजमैन ने दिया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। और इसका विपरीत जो होता है, इसका विपरीत जो होता है वो होता है समानता का नियम। समानता का नियम, है ना, समानता का नियम, यानी समान माता पिता के समान संतान, ऐसा होता है।
नहीं, डी नहीं है, लागने से नहीं होता बेटा। बीजमैन, बीज कोष की निरंतरता का नियम, मतलब बीजमैन जी कहते हैं कि एक बीज से यानी उसकी संतति में उसी प्रकार के बीजांकुरण प्रतीत होते हैं, देखे जाते हैं, ऐसा बीजमैन का कहना है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ओके, वेलकम। जो भी प्रिय मित्र, प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, विद्यार्थी आज पहली बार सेशन में पधारे हैं, उनका दिल से अभिवादन। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज, अच्छी धरती दोनों की जरूरत होती है ना। वुडवर्थ के अनुसार उपयुक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? बालक के वातावरण से, बालक के वंशानुक्रम से, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतरक्रिया से, या बालक की शिक्षा से? बताओ। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की जरूरत होती है, बताओ। विजडम एजुकेशन एकेडमी, बीसीए के बाद सोशल साइंस से बीएड किया है, पीजी साइकोलॉजी से किया है। 11-12 के लिए फॉर्म भर सकते हैं क्या? 100% भर सकते हैं। विजडम एजुकेशन एकेडमी। अच्छा, पहले भी बता चुके हैं, बहुत बढ़िया। जूसी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत। इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिए, आप बिल्कुल पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं माय डियर, 100%। साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री जरूरी है तो उन्होंने किया है। सौ प्रतिशत आप एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए, 100%। ठीक है, डोंट वरी। जिसने बीएड और एमए कर लिया है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, डजेंट मैटर, टेंशन ना लीजिएगा, मस्ती के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा और बैच ज्वाइन कीजिएगा। साइकोलॉजी का लाइव बैच चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इकोनॉमिक्स से किया तो आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड के लिए। अच्छा, ओनली धरती पूछा है तो ए ही राइट है। कभी नहीं होगा, विजडम एजुकेशन कभी नहीं होगा, डोंट वरी। वातावरण होगा ना, आंसर बिल्कुल 100% वातावरण, बालक का वातावरण होगा, है ना। बीज, बीज तो आपकी शिक्षा, और अच्छा वातावरण, अच्छी धरती। धरती का मतलब जिस धरती में, जिस वातावरण में, जिस एनवायरमेंट में उस बीज को अच्छे से आप पनपा सको, आप फल फूलित कर सको, उस धरती को एनवायरमेंट कहते हैं। भाई पूछा क्या है, आवश्यकता है। वुडवर्थ के अनुसार उपयुक्त कथन में धरती, धरती किससे संबंधित है? केवल धरती पूछा है, केवल धरती पूछा है बच्चे। और जब तक धरती पढ़ोगे ना, खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप जल्दबाजी में आंसर देते हो ना, वो गलत बात है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो यारो, बहुत अच्छे से पढ़ो। हाँ, अरे सर ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। कुमारी संजू जी वेलकम, आपका भी अभिवादन। अंजना जी ने सही दिया था इसलिए डांस कर रही हैं, ठीक है ना, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखो। पावलव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ। स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबद्ध अनुक्रिया, संबद्ध उद्दीपक। ये तो पढ़ा है हमने, ये क्वेश्चन आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल। रीना कुमारी जी स्वागत, अभिनंदन। आरती कुमारी सिंह वेलकम आपका। बिंदु देवी, सौम्या राज, ओके ग्रेट। हाँ भाई, नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा, वेरी एक्सीलेंट। घंटी बजने पर लार आने की क्रिया, लार आने की क्रिया प्राकृतिक अनुक्रिया होगी,
लेकिन प्राकृतिक और स्वाभाविक तो एक ही है ना, ये तो दोनों एक ही हैं, इसलिए आंसर संबद्ध अनुक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एसोसिएटेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग पूछ डाला, प्रश्न को बदल दिया, उसका मूड बदल दिया, सेगमेंट बदल दिया, चीजें बदल दी। देखो ये दोनों तो सेम हैं, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, वैसे भी अंग्रेजी में भी सेम ही कर रखा है, तो बचा कौन? अरे भैया ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, क्वेश्चन घुमाएगा, एग्जामिनर हड्डी पसली तोड़ देगा हमारी, है ना। कब तक? जब तक हम मजबूत और अलर्ट नहीं रहेंगे ना। तो इसीलिए चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एस्पायरेंट हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, या फिर थर्ड ग्रेड के हैं, या फिर पीजीटी स्कॉलर्स हैं, या फिर आप यूजीसी नेट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, क्वेश्चन के मूड को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। हाँ, लेडी सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड आज अपलोड होने का कॉन्सेप्ट था झारखंड गवर्नमेंट का, तो कर दिया होगा, शाम को 5 बजे के आसपास की बात थी, तो हो गया होगा, आप देख लेना बेटा, आ गया है। ठीक है, चलिए, तो सी इसका बेस्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न पढ़ो। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक। क्या खतरनाक प्रश्न पूछा है ना। लगाओ जोर, क्या होगा आंसर? दूसरों को आप फॉलो करेंगे तो मुझे फिर एक किस्सा याद आता है, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये गलत बात है, ठीक है ना, ये क्या है? गलत बात है। यस माय डियर्स, चलिए बेटा, तो देखिएगा। अरे वाह, क्वेश्चन सबने सही दिया है क्या? अरे बहुत सारे लोगों ने गलत भी दिया है। अरे जिनका ए आंसर है ना, सारे बदल गए ना। अरे यारो, गड़बड़ कर दी, इसे CS कहते हैं। अरे घंटी को CS बोलते हैं, और UCS या फिर US भोजन को बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं बेटा? भोजन को। पूछा क्या है? भोजन के पहले उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? वही तो पूछा है। क्या उल्टा पुल्टा पढ़ते हो बेटा? अरे किधर भी नहीं गए यार अंजना, हम तो बस यही हैं, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि हम वो किस्सा याद करने गए थे कि वो एक मूवी थी, उसमें कहा था अजय देवगन ने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहां वहां पानी कम था। क्योंकि आपको अपने ही तो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं और आप उनकी तरफ चले जाते हो, और फिर गलत हो जाता है ना बेटा। यस, चलिए, तो ए आंसर होगा, इन अपनों से बचो तो जंग जीत पाओगे। हाँ, यस, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी माय डियर नीतू जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? पावलोव का पोस्टमार्टम कर दिया आज, ये लो।
विनोद जी कह रहे हैं आज का पहला विकेट गया। चलिए बोलिए बेटा। अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया, कौन बताएगा? सुपर क्लास, सुपर क्वेश्चन, मोस्ट वेरी मोस्ट लगाना पड़ेगा क्या? अरे लगा दिया रे यारो, दोस्तों लगा दिया। अब बता दो आंसर क्या दिया। ओहो, ठीक है, ओके। और इस बार सबने तूफान ला दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया हमारा। क्या कर दिया? दिल गार्डन गार्डन। सबने बी आंसर दे दिया। यस, एक्सीलेंट। इसे कहते हैं CR। क्या कहते हैं? कंडीशन रिस्पॉन्स या कॉन्ट्रैक्टेड रिस्पॉन्स, है ना, जो केवल घंटी पर होता है। मैंने कितनी बार समझाया है, जब UCS आ जाए या फिर US आ जाए तो अनुक्रिया UCR या फिर UR होती है, और जब केवल CS आए तो अनुक्रिया हमेशा CR होती है। ठीक है बेटा, इसलिए उत्तर भी आपका CR हो गया, यानी B हो गया मित्रों। क्लियर है क्या? अव्यक्त अनुक्रिया की बात ही गलत है। ठीक है बच्चे, चलिए बताइएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अरे क्या होगा इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर? पावलव के प्रयोग में भोजन का अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलव के प्रयोग में, पावलव के प्रयोग में पूछा है। क्वेश्चन तगड़ा है ना? दिमाग लगा के उत्तर देना, तुक्का मत मारना, अच्छे से पढ़ना। भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, US कहते हैं बच्चे। अरे अभी तो बताया ना, US मिल जाए या फिर UCS मिल जाए, खोपड़ी घुमा दो बेटा। क्या कर दो? खोपड़ी को घुमा दो, चला दो ढंग से। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। राइट बेटा, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वेरी एक्सीलेंट पढ़ो। इसीलिए उत्तर आपका C परफेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से निम्न अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है? बताओ। प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन। क्वेश्चन बहुत इजी है और आसान भी है। अब देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। निम्नलिखित अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर, व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर बेटा। व्यवहार के परिणाम और परिणामों का प्रभाव मतलब पुनर्बलन, और मतलब पुनर्बलन की वकालत हो गई इस सिद्धांत में। और जब पुनर्बलन की हो गई तो उत्तर क्या होगा बेटा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का आ गया? 100% आ गया? 100% सही हो गया। B। क्या बेटा? B। वेरी एक्सीलेंट, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू टुडे बिकॉज ऑफ आप लाजवाब उत्तर दे रहे हैं। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत में, प्राचीन में, सूज में या स्वतः अधिगम? ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। बताओ आंसर किसने दिया है? कहते हैं जो लोग पढ़ते हैं कामयाबी उन्हें जरूर मिलती है, और जो लोग सिर्फ मौसम की फिराक में रहते हैं, जब मौसम आएगा तब चौका लगा लेंगे या छक्का लगा लेंगे, तो फिर उनके साथ दिक्कत बन जाती है। और वो लोग
सिक्सर के चक्कर में बस बैठे रह जाते हैं। ठीक है, डेली शाम को 6 बजे, रोजाना शाम 6 बजे पढ़ लो। शाम 6 बजे, रोजाना शाम 6 बजे आप पढ़ोगे तो जानोगे ना कि साइकोलॉजी का मजा कितना है ना बेटा। निश्चित तौर पर प्राचीन अनुबंधन नहीं होगा, क्रिया प्रसूत यानी ए होगा। क्या होगा बेटा? ए, जिसका भी है सुपर एक्सीलेंट है। वही क्वेश्चन फिर आ गया। क्या आ गया? ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। शक्तिशाली और कमजोर कब होता है? जब हम नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन क्रियात्मक व्यवहार के तुरंत बाद देते हैं ना, तब बनता है। ऐसी वकालत करते हैं बीएफ स्किन। ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ विनोद भैया, डोंट वरी, टेंशन मत करो। कभी कभी बहुत विशेष होता है ना, तब ऐसी दिक्कत होती है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं माय डियर। खतरनाक राजस्थानी बोलता है मारो विनोदियो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? बताओ बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। ठीक है बच्चे, बताओ। हाँ नीतू बेटा, आपको आएगी भी नहीं, वो मुझे आती है। आप क्यों समझना चाहते हो? ज्यादा मत समझो। दिस इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, राइट। मैंने आपको समझा दिया। नीतू, कभी कभी आप भी अपनी भोजपुरी का इस्तेमाल किया करो। हाँ यस। चलिए बेटा, क्या कहा? कौन सा ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है? बताओ। भाई आंसर क्या होगा, है ना? बोलो। ब्रूनर के सिद्धांत में ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच थोड़ी होती है यार। कभी अपर्याप्तता की जांच कैसे होगी? असंभव, है ना। गलत बात। डी आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता, अंतःप्रज्ञ, पूर्व प्रत्यात्मक। बताओ बेटा। आसान क्वेश्चन है, पता है ना आपको। हाँ विनोद भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बताइए मित्रों। हाँ नीतू सर, गलती से हमारा से क्वेश्चन गलत हो जाला। ओके ग्रेट। ठीक है। हाँ कभी कभी आप अपनी अपनी यूज किया करो, बड़ा अच्छा लगता है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपसे बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत सारी भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरा भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, शाम को 4 बजे 6 बजे। तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। और किस किस ने सही दिया है? वाह, सिर्फ चंद बच्चों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। 100% कल मैराथन होगी, है ना। कल 4 बजे साइकोलॉजी विद संजय शर्मा, नए वाले चैनल पर, साइकोलॉजी विद संजय शर्मा, इस वाले चैनल पर महामैराथन क्लास होगी। महामैराथन क्लास होगी। आपको जुड़ना है, ज्वाइन करना है, पढ़ना है, बिंदास सीखना है।
ओके बेटा, याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रियात्मक अवस्था, है ना, इसको कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। इन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक 3 स्टेजेस बताई थी। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, याद रखो। ओके ज्योति, हाँ, झारखंड टेट का अप्लाई तो बहुत सारे बच्चों ने किया है ना। झारखंड के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं शानदार तरीके से। चलिए मेरे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे 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 भावी शिक्षकों, विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, स्वस्थ रहो, हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में आप अपने लक्ष्य को हासिल करो, ऐसी ईश्वर से कामना आप सब लोगों के लिए। आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।